फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे उसका नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को बताए हुए थे कि यह जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं, यह केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। ये जो इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता रहे हैं, यह 7 क्लास, 8 क्लास, 9, 10, 11, 12 डैट इज आप जब तक पढ़ेंगे केमिस्ट्री से, हाँ, तब तक ये वीडियो आप लोगों का वर्क करेगा, काम आएगा। तो मेनली यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3 जो वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं और आप लोग उसको स्टडी भी कर चुके होंगे। अब यहाँ पे इसका पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं और इसमें जो है आप लोग को एक नया टॉपिक हम बताने वाले हैं। एटम का हिंदी क्या होता है? परमाणु। तो आज हम लोग एटम के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हुए थे व्हाट इज केमिस्ट्री, द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसके बाद यूनिवर्स का क्लासिफिकेशन हम बताए हुए थे। फिर मैटर के बारे में हम लोग बताए हुए थे और उसके स्टेट्स के बारे में हम बताए हुए थे, उसके डिफिनीशन हम आप लोग बताए हुए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताए हुए थे। अब मेनली हम लोग यहाँ पे अगले टॉपिक एटम का स्टडी करेंगे। तो एटम क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। एटम का डिफिनीशन क्या होता है, एटम वर्ड कहाँ से आया, ये सभी चीज को जानते हुए इसके शेप, साइज, ये सभी कुछ हम लोग जानेंगे। तो इतना समझिए कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा सा जो कण होता है, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। इस यूनिवर्स में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है और उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं। जैसे इस मार्कर की बात करते हैं, इस मार्कर को हम डिवाइड करें, इस मार्कर को हम इतना डिवाइड करेंगे कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल बच जाएगा जो कि डिवाइड ना हो पाएगा। उसी को कह दिया गया कि ये क्या है? एटम है। तो उसी एटम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए हुआ हम लोग एटम का डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। तो अभी ना हम बताया है कि नॉन लिविंग थिंग्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसी को हम लोग एटम कहते हैं। तो एटम जो होते हैं या नेचर जो होता है ना, फ्री स्टेट में इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन यह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हुआ एटम का डिफिनीशन सबसे पहले जानेंगे। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of non-living things which does not found free in nature but take participate in any type of chemical reaction या in chemical reaction यह इसका डिफिनीशन हो गया। तो इंग्लिश में डिफिनीशन हम आपको बता दिए, अब इसका हिंदी में डिफिनीशन हम आपको बता दे रहे हैं। जिसको मन करेगा वो हिंदी भी बाबू नोट कर लेगा। तो हिंदी इसका लिखे लो, निर्जीव वस्तुओं का सबसे सूक्ष्मतम कण जो फ्री अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि एटम वर्ड जो है, या एटम वर्ड कहाँ से आया। तो एटम वर्ड जो है ये एक एटोमस
वर्ड से लिया गया और ये एटोमस वर्ड का मीनिंग होता है इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल। इसका मतलब होता है अविभाज्य। क्या होता हुआ? अविभाज्य होता है, अर्थात जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। और एटम जो है ग्रीक वर्ड है। आ गया समझ में आप लोगों को? और यहाँ पे जो है एटम को एक और टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब या करके यहाँ पे उसको भी हम लोग बना लेंगे। एटम जो है यह टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिला हुआ, एक ए और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग टॉम कहते हैं। ए मिस होता है नॉट और टॉम मिस होता है टू कट। इसका मीनिंग हो जाएगा दो सब्सटेंसेस which cannot to cut are known as atoms। तो यहाँ पे सब्सटेंसेस जो यूज किए हैं, इसका मतलब उसका सबसे छोटा कण। तो सब्सटेंसेस के जगह पे हम ये भी बोल सकते हैं that type of particles which is small या smallest of substance। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जिसे हम लोग नहीं काट सकते, उसे हम लोग एटम कहते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि एटम का डिस्कवरी किसने किया। तो एटम का डिस्कवरी जो है वो जॉन डाल्टन ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एटम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स स्टडी करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एटम का डिस्कवरी किसने किया था। तो एटम का डिस्कवरी जो है सर जॉन डाल्टन ने किए थे। और एटम वर्ड का यूज सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही किए थे। उसी को हम स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा है डिस्कवरी ऑफ एटम, परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। एटम वर्ड was used by Sir John Dalton। परमाणु शब्द, एटम शब्द, एटम का शब्द, एटम शब्द सर जॉन डाल्टन ने यूज किया था। ठीक है, और ऐसे ही ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को तीन टॉपिक जो है अर्थात तीन तो वर्ड जो है यह न्यू मिला होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसे P के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, इसे N के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन को E के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो ये तीनों जो होते हैं एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। इसकी सूचना मिली कब, इसकी इंडिकेटर्स हुई कब? सर जॉन डाल्टन ने तो ये बोल दिया था कि एटम इज इंडिविजुअल, एटम अविभाज्य कण है। लेकिन फिर जब एटम अविभाज्य कण है तो इसमें ये तीनों पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहलाए? इसका मतलब एटम भी क्या है? डिविजिबल है, विभाज्य है। जब तक एटम डिवाइड नहीं होगा हाँ तब तक ये तीनों पार्टिकल्स कहाँ से मिले होंगे? तो इनिशियल स्टेज में बात करते हैं स्टार्टिंग में कि उस समय साइंस की डिस्कवरी के लिए जो टूल्स होते थे, इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, वो रिक्वायर्ड के अनुसार नहीं थे। इस कारण से उसी बेस पे सारे थ्योरी को दिया गया। लेकिन बाद में जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स जब अधिक होते गए, इन्वेंस होते गए, वैसे ही साइंस में भी इंक्रीज होते गया और साइंस की डिस्कवरी भी और अच्छे तरीके से होने लगा। तो सर जॉन डाल्टन ने उन्होंने अपने अनुसार से एटम का जो डिस्कवरी किया था टूल्स के अनुसार से बहुत अच्छा किए थे और सही भी था। लेकिन जब साइंस के रीजन में, साइंस के एरिया में जब टूल्स और ज़्यादा बन गया, इन्वेंट हो गया, तब उसके अनुसार फिर से डिस्कवरी हुआ और वहाँ पे और थ्योरी इंक्रीज किया गया, वहाँ पे अनेकों चेंजेस किए गए। वहाँ पे ये देखा गया कि एटम क्या है? डिविजिबल है। तो एक एटम डिवाइड हो जाने से थ्योरी ही पूरा बदल गया। एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स वो रहते कहाँ है, उसके हिसाब पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए, बहुत सारा टॉपिक्स। तो अब यहाँ पे वही ये तीनों पॉइंट जो है वो फंडामेंटल ऑफ एटम है।
आप लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं दिया होगा, तो यूज्ड बाय लिखे हैं, USED यूज्ड, BY बाय सर जॉन डाल्टन लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल गोलीय होता है। तो इसका हिंदी होगा सामान्यतः परमाणु की आकृति गोलीय होती है। ठीक है। अब यहाँ पे P और N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं या रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्ष पे घूर्णन करता है, घूमता है। अब यहाँ पे जब बाद में ये पता चला कि एटम डिविजिबल है, तो उस हिसाब से एक टॉपिक निकाला गया जिसे कहा गया फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। हिंदी होगा परमाणु की मूल कण, हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे तो वो 3 तरह के हुए, कितने तरह के होगा वो? 3 तरह के। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। हिंदी होगा परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। अब वो कौन कौन सा होता है? एक आप लोग जानते हैं P के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, प्रोटॉन होता है, जिसे P के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। 2 नंबर में हुआ इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं, जिसे E से इंडिकेट किया जाता है। और 3rd नंबर जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन, जिसे N के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि PEN ये तीनों कहाँ होते हैं और शेप जानेंगे। तो शेप की अगर बात करते हैं तो शेप जो हुआ अनेकों तरह के पहले शेप मिले। आप लोग 9th क्लास में स्टडी किए होंगे कि स्पाइरल शेप मिला, तो ओवल जैसा शेप हुआ मिला, लेकिन उन सबको राउंड करते हुए स्फेरिकल शेप को इंडिकेट किया गया। लेकिन वो 9th के लिए था, 10th के लिए है। लेकिन आप लोग हायर क्लास में 11th में आएंगे तो वहां पे आप लोगों को अनेकों तरह के शेप बताया जाएगा। डंबल बताया जाएगा, डबल डंबल बताया जाएगा, कॉम्प्लेक्स बताया जाएगा, स्फेरिकल बताया जाएगा, ओवल बताया जाएगा। ऐसे अनेकों शेप्स आप लोगों को बताए जाएंगे। तो वो अभी नहीं पढ़ना है, जब टॉपिक्स आएगा, जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को तब बताएंगे। अभी सिंपल जानना है, तो सिंपल इतना जानिए कि एटम का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, उसका शेप ऐसे इंडिकेट किया जाता है। ये बीच वाले भाग में पॉजिटिव का साइन दे दिया जाता है, यह न्यूक्लियस को इंडिकेट करता है। और उसके बाद ऐसे जो होते हैं इसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे। और ऐसे ऐसे ऑर्बिट होते रहते हैं। ठीक है बुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसी को न्यूक्लियस मान लेते हैं, इसमें पॉजिटिव साइन दे देते हैं। अब यहाँ पे हम पहले ही लिखा है कि P और N जो होता है न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस ये बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? हुआ न्यूक्लियस कह देंगे। बीच वाला भाग क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस आप लोग जानते हैं इसका हिंदी क्या होता है? नाभिक होता है। अब यहाँ पे इसी के अंदर P होता है और क्या होता है? N होता है। समझे आप लोग? और यह जो ऐसे ऐसे लाइन सर्किल जैसा बनाए हुए हैं इसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिट का भी हिंदी जानते होंगे आप लोग, कक्ष होता है। अब ये ऑर्बिट जो होता है इसके और भी सारे नाम होते हैं, जैसे सेल होता है, स्टेशनरी स्टेट होता है, स्टेशनरी स्टेट होता है, या इसी को एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। और भी सारे नाम होते हैं, उतना जानने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे ये ऑर्बिट जो होता है इसे फर्स्ट ऑर्बिट कहेंगे, इसे सेकेंड ऑर्बिट कहेंगे, इसे हम थर्ड ऑर्बिट कहेंगे।
और इसी ऑर्बिट में हुआ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फर्स्ट ऑर्बिट जो है आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्बिट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट। और फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 2 होती है। पहले ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं हम 2 रखते हैं, क्योंकि हम पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट पे ही रहता है, तो हर एक ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं रहेगा। एक रह जाएगा, नो टेंशन, एक इलेक्ट्रॉन को तो एक ही रखेंगे, लेकिन जब 2 है तो 2 रखेंगे, लेकिन 3 है तो 3 नहीं रखेंगे, 2 से ज्यादा रखबे नहीं करेंगे। अब ये जो होगा, देखिए अब इसे फर्स्ट ऑर्बिट को जो है के द्वारा भी इंडिकेट किया जाता है। फर्स्ट ऑर्बिट को के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। किसके द्वारा हुआ? के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। यह जो हो गया ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, इसे क्या कहेंगे? हुआ सेकेंड ऑर्बिट कहेंगे। और इसे एल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। वैसा ये जो होता है इसको थर्ड ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्ड ऑर्बिट कहा जाता है। और थर्ड ऑर्बिट को एम के द्वारा, के एल एम के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। इतना समझ गए आप लोग? तो और भी अगर और ऑर्बिट होगा तो उसे एन कहा जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी 2n स्क्वायर, n 4 4 जा 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, जो आप लोग 9th क्लास में स्टडी किए होंगे। तो इसको नोट कीजिए लोग, फिर और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। हो गया नोट आप लोगों का? चलिए अब आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं हुआ यहाँ पे कि P, E और N। तो P और N तो इस न्यूक्लियस में हो गया, और E कहाँ बताए थे हम आप लोगों को? E बताए थे कि वो ऑर्बिट को होगा। तो अगला नोट में लिखेंगे, अगला पॉइंट में आप लोग, कि P जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखता है। P मींस क्या होगा? हाँ, यह जो होता है पॉजिटिव, क्या? पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, धनात्मक आवेश, ऐसे इंडिकेट किया जाता है। ये जो होता है इसी को ऐसे लिख दिया जाता है P पॉजिटिव। उसके बाद न्यूट्रॉन जो होता है वो, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं रखता है, यह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसी को कहता है चार्जलेस कहा जाता है, आवेशहीन कहा जाता है। ठीक है, इसका हिंदी आवेशहीन होता है, इसका हिंदी उदासीन होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वह हमेशा निगेटिव चार्ज को कैरी करता है। किसको? निगेटिव चार्ज को ही वो कैरी करता है, और इसे E माइनस के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इतना समझ गए? अब इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है तो उसका स्पीड क्या होता है? तो यहाँ पे एवरेज स्पीड को इंडिकेट किया गया, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सामान्य चार्ज क्या होता है? 2180 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इतना याद रख लो, वो कितना होता है? 2180 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इतना तो आप लोग जान गए। अब इसकी अब जो रेडियस जो होती है, रेडियस क्या होती है? किसकी? ऑर्बिट की। तो अगर कोई पूछता है कि जो ऑर्बिट बनाया गया है इसका रेडियस क्या होता है, यही ना ऑर्बिट होता है, तो इसका रेडियस क्या होता है? तो रेडियस ऑफ, तो एवरेज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एवरेज रेडियस ऑफ ऑर्बिट
कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है हुआ 10⁻⁻10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। अब इस ऑर्बिट का रेडियस तो हम लोग जान गए, लेकिन ऑर्बिट का रेडियस इक्वल नहीं ना होता है, इसका अधिक होगा, इसका कुछ कम होगा, इससे उससे भी कुछ कम होगा। तो इस तरह से ये जो होता है, इसलिए हम एवरेज लिखे हैं। इसका मतलब कक्ष का औसत त्रिज्या जो यहाँ पे बता दिए हैं। अब ये न्यूक्लियस का कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जेनरली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, हिंदी होगा नाभिक का सामान्यतः त्रिज्या कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को हम लोग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया बाबू आप लोगों को? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसको आप लोग नोट कीजिए कॉपी में। तो इतना आप लोगों ने जान लिया, इसको नोट भी आप लोग कर चुके होंगे। हिंदी भी हम इसके साथ बोल दिए थे, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एटम के बारे में इतना हम लोग जान गए, लेकिन एटम का जो मेन होता है वो हम लोग नहीं जाने, वो क्या होता है एग्जाम्पल। तो एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन सा होता है, तो इनडेफिनिट बहुत सारा होता है, उसका कोई डेफिनेट नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होता है। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है एटम है, हीलियम क्या है एटम है, लिथियम एटम है, बेरिलियम एटम है, बोरॉन एटम है, कार्बन एटम है, सिल्वर एटम है, स्कैंडियम एटम है, यूयूएन एटम है, एक्सेट्रा। ये जितने भी हम बताए आप लोगों को, ये सभी के सभी क्या हुआ एटम है। अब यहाँ पे एटम को ही हम लोग एलिमेंट कहते हैं। एटम को क्या कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और एलिमेंट को हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो बताया है यह क्या क्या है, यह एटम भी है, डेट इज आप लिख देंगे, और क्या एलिमेंट भी है, क्या है एलिमेंट भी है। हीलियम जो बताया है यह एटम भी है, और क्या हुआ एलिमेंट भी है, क्या है एलिमेंट भी है। वैसे ही स्कैंडियम जो बताया है वो क्या क्या है एटम भी है और एलिमेंट भी है, एटम के साथ साथ क्या है ये एलिमेंट भी है, एक्सेट्रा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी सारे एटम होते हैं, ये जितने भी हम बताए हैं ये एलिमेंट भी कहलाएंगे। तो 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे दिखाई नहीं आप लोग दे रहा होगा, तो यहाँ पे लिखे हैं चार्ज लेस लिखे हैं, और यह जो है यह न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 4 जो है यह वीडियो बना लिए। तो यह जो वीडियो हम आप लोगों को बनाकर दे रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से स्टडी कीजिए लोग। और यहाँ पे जो बात रहा कि 20 तारीख को 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है बिहार बोर्ड का, तो आप लोगों के दोस्त भी होंगे, आप लोग भी हैं, तो उन लोग से बोलिए कि हमारे न्यूटन साइंस इंस्टीट्यूट चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करने के लिए। और ऐसे ही हम एक एक करके इस पे वीडियो अपलोड करते जाएंगे, और आप लोग जो है बाबू इसको पढ़ते रहिएगा और कॉपी में नोट्स इसको बनाइएगा। हम आप लोगों को कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के लिए एक पतला सा कॉपी लेने के लिए, तो पतला सा कॉपी ही रखिएगा लोग इसके लिए। जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तब मोटा सा कॉपी रखिएगा आप लोग। ओके बाबू, बाय।